हेलो फ्रेंड्स, ये है नाबार्ड का ऐसा सिलेबस। और लास्ट वीडियो में हमने डेमोग्राफिक ट्रेंड्स, अर्बनाइजेशन और माइग्रेशन कवर किया। अब इस वीडियो में हम देखेंगे जेंडर इश्यूज। ये वीडियो हमने ऑलरेडी अफेयर्समैन आरबीआई के यूट्यूब चैनल के ESR प्लेलिस्ट में कवर किया है। वही वीडियो हम यहाँ देखेंगे। जिन्होंने इस वीडियो को वहाँ देखा है उनका यहाँ रिवीजन हो जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ जेंडर इश्यूज की बात करते वक्त एक ही बात आती है, वो है जेंडर इनइक्वालिटी। इसका मीनिंग बहुत सिंपल है फ्रेंड्स। यहाँ जेंडर के वजह से लोगों को सोसाइटी में इक्वल स्टेटस नहीं मिलता। ये इशू इंडिया में बहुत बड़ा है। उसका रीज़न ये है कि अगर हम वुमेन लेबर फोर्स की बात करें तो इंडिया में पूरे लेबर फोर्स का वुमेन बस 27% है। यहाँ हम बाकी देशों के कंपैरिजन से बहुत पीछे है। समझ रहे हो जेंडर इनइक्वालिटी का बेसिक? So gender inequality refers to unequal treatment or perceptions of individuals wholly or partially due to their gender. It arises from differences in socially constructed gender. Indian women's labor force participation at just 27% is ranked 170 out of world's 188 economies. अब फ्रेंड, जेंडर इनइक्वालिटी का बेसिक समझने के बाद हम देखते हैं कि जेंडर इनइक्वालिटी के रीज़न क्या है। आपको तो ये पता ही होगा कि घर का वारिस लड़का होता है। यहाँ हर बार बेटी के पहले बेटे को ही प्रीफर किया जाता है। इसे हम बोलते हैं पैट्रिलिनियलिटी। उसके बाद आपको ये भी पता होगा कि लड़कियां शादी करने के बाद अपने पति के घर जाती है। इसकी वजह से लड़कियों की पावर छीन जाती है। उसका रीज़न ये है कि अब उसे उसके नए घर वालों के दबाव में रहना पड़ता है, राइट। इसे हम कहते हैं पैट्रिलोकैलिटी। समझ गए दोनों टर्म्स? So cultural institutions in India, particularly those of the patrilineality, inheritance from the male descendants and patrilocality, married couples living with or near the husband parents, play a crucial role in perpetuating gender inequality. नेक्स्ट रीजन ऐसा है कि जब पेरेंट्स बूढ़े हो जाते हैं उस वक्त लड़के को ही उनकी देखभाल करनी होती है, जिसकी वजह से एक माइंडसेट हो जाता है कि अब सारी जिम्मेदारी लड़का ही संभालेगा, जैसे कि घर, पैसा वगैरह। So a culturally ingrained parental preference for sons emanating from their importance of caregivers for parents in old age is linked to the poor consequences for daughters. This led to patriarchal mindset. Patriarchy is a social system of privilege in which the men are the primary authority figures, occupying the role of political leadership, moral authority, the control of prosperity and authority over women and children. और लास्ट रीजन मुझे सबसे बड़ा लगता है, वो है डाउरी सिस्टम, जहाँ शादी के वक्त लड़के वालों को दहेज दिया जाता है। ये तो बिल्कुल बंद ही होना चाहिए। द डाउरी सिस्टम इन्वॉल्विंग ए कैश और इन काइंड पेमेंट फ्रॉम द ब्राइड्स फैमिली हियर टू द ग्रूम्स एट द टाइम्स ऑफ मैरिज इज अनदर इंस्टीट्यूशन दैट disempowers women. The incidence of dowry has been steadily rising over time across all region and socio-economic classes. So friends, अब इन सब रीजन की वजह से कुछ तो ठोस कदम उठाना जरूरी था। इसलिए गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में जेंडर इश्यूज के लिए कुछ आर्टिकल्स रखे। सबसे पहला है आर्टिकल 15, जिसमें जेंडर के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। नेक्स्ट है आर्टिकल 15(3), जहाँ स्टेट्स को प्रोविजन दिए गए हैं कि यहाँ आप वुमेन और चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करो। इसी के साथ हमने सुप्रीम कोर्ट में जेंडर इनइक्वालिटी को लेकर कुछ एक्ट पास किए हैं, जहाँ हमने सती की प्रैक्टिस रोकने के लिए 1987 में एक्ट लाया, फिर डाउरी प्रैक्टिस रोकने के लिए 1961 में एक्ट लाया, उसके बाद इंटरकास्ट और इंटर रिलीजन मैरिज के कपल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए 1954 में एक्ट लाया, फिर पेट में ही बेटी को मारा जाता था वो रोकने के लिए 1994 में एक्ट लाया, और शादीशुदा औरत को दहेज के नाम पे मारा गया तो पनिश करने के लिए इंडियन पेनल कोड 1860 में सेक्शन 304 भी ऐड किया गया। सो फ्रेंड्स, ये तो थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और सुप्रीम कोर्ट के प्रोविजन। लेकिन इसके साथ हम और क्या कर सकते हैं? देखो फ्रेंड्स, वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि वुमन हमारे लेबर फोर्स का बस 27% है। हमें इस नंबर को बढ़ाना होगा। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट तो ऑब्वियस है कि वुमन कैपेबल हो जाएगी और उसके हाथ में पावर आ जाएगी। लेकिन उसके साथ फ्रेंड्स दो और चीज़ें इनडायरेक्टली हेल्प करेगी। एक तो जॉब लेने के चक्कर में, और उसके हाथ में पावर आने की वजह से लड़कियों की मैरिज एज अपने आप बढ़ जाएगी, और साथ ही साथ जॉब मिलने की वजह से घर वाले भी लड़की के एजुकेशन में इन्वेस्ट करने के लिए पीछे नहीं रहेंगे, राइट। ये दो एक्स्ट्रा बेनिफिट हमें मिल जाते हैं। So improvements in the labor market prospect also have the potential to empower women. This will also lead to increase in marriage age and school enrollment of younger girls. अगला स्टेप है कि हमें फेमिनिज्म को बढ़ावा देना पड़ेगा। मतलब हमें छोटे से लेकर बड़ों तक ये बात फैलानी होगी कि लड़का और लड़की एक समान है, उसमें कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। साथ ही हमें स्कूल्स के बच्चों में भी ये माइंडसेट बनाना चाहिए। समझ रहे हो फेमिनिज्म?
So feminism could be a powerful tool that lets children shed stereotypes that they may hold and question those of others. Inculcating the gender equality in children could go a long way towards ridding society of regressive mindsets, attitudes and behaviors. The need of the hour is to introduce feminism in schools, both in terms of curriculum and practice. इसके बाद फ्रेंड्स जेंडर इनइक्वालिटी में एक ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बचता है, जो है जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। ये फ्रेंड्स एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का ही पार्ट है, इसलिए आगे सीरीज में जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पढ़ेंगे उस वक्त हम जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स भी पढ़ लेंगे। सो फ्रेंड्स, इसके साथ हमारा जेंडर इश्यूज कवर हो गया है। नेक्स्ट है हमारा सोशल जस्टिस, जिसमें हमें पढ़ना है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इन फेवर ऑफ अंडर प्रिविलेज्ड। ये एक बड़ा टॉपिक नहीं है, इसलिए हम इसे इसी वीडियो में कवर करेंगे। सो चलिए समझते हैं कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। ये आइडिया लाई थी हमारे फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी ने। उनका ये कहना था कि सोसाइटी में हमें अंडर प्रिविलेज लोगों को डिस्क्रिमिनेट करना चाहिए, जिससे हम ऐसे लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन और सुप्रीम कोर्ट की मदद से स्पेशल प्रोविजन दे सके। समझ रहे हो फ्रेंड्स, यहाँ हम उनकी मदद करने के लिए डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, इसलिए हम इसे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। So the pressing need for positively discriminating in favor of the underprivileged was felt during the nationalist movement. It was Mahatma Gandhi, a strong believer of the caste system and a devout Hindu, who first advocated the idea of positive discrimination in the favor of underprivileged. The policy of positive discrimination grants special privileges here to the downtrodden and the underprivileged sections of the society. It is an affirmative action policy which is not only institutionalized but also is enshrined in the Constitution of India. अब फ्रेंड्स, अगर हमारे सोसाइटी में अंडर प्रिविलेज की बात की जाए तो उसमें आती है वुमन, फिर चिल्ड्रन, उसके बाद एल्डर्स और ट्रांसजेंडर। अभी इस वीडियो में हमने वुमन को मदद करने के लिए क्या प्रोविज़न लाए वो समझ लिए थे। अब हम बाकी अंडर प्रिविलेज के लिए क्या प्रोविज़न लाए वो समझ लेते हैं। सबसे पहले चिल्ड्रन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या आर्टिकल्स लाए वो देखते हैं। यहाँ आता है आर्टिकल 15 और आर्टिकल 15(1), जो हमने वुमन का टॉपिक पढ़ते वक्त भी कवर किया था। नेक्स्ट है आर्टिकल 21 है, जहाँ 14 ईयर्स के एज तक फ्री एजुकेशन की बात की गई है। फिर आर्टिकल 24, जहाँ 14 ईयर्स के कम एज के बच्चों को काम पे नहीं लगाना चाहिए की बात की है। अगला है आर्टिकल 39F, जहाँ बच्चों पे कोई एक्सप्लॉयटेशन ना होने की बात की गई है। नेक्स्ट है आर्टिकल 45, जहाँ 6 साल के कम उम्र के बच्चों को केयर मिलने की बात की गई है। और लास्ट है आर्टिकल 243G, जहाँ ग्राम पंचायत ने बच्चों को कैसे डेवलप करना उस पर बात की गई है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने भी चिल्ड्रन को लेके एक्ट्स निकाले हैं, जहाँ आता है हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, देन प्री कंसेप्शन एंड प्री नटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट 1994, उसके बाद इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट 1956, फिर चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 और लास्ट में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। ये सब मैं आपको PDF में दे दूंगा, घर बैठ के आराम से पढ़ लेना फ्रेंड्स। अब अगला अंडर प्रिविलेज्ड है एल्डर पीपल। उनके लिए निकाला है आर्टिकल 41 एंड 46, जहाँ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लॉ बना सकते हैं। उसके बाद हिंदू मैरिज एंड एडॉप्शन एक्ट 1956 में सेक्शन 20 है, जिसके हिसाब से ओल्ड एज को संभालना एक ऑब्लिगेशन है। नेक्स्ट है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जहाँ एल्डर लोग बच्चों से पैसे मांग सकते हैं। और लास्ट है मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007, जहाँ बच्चों को लीगली बाइंड किया गया है कि उन्हें पेरेंट्स को संभालना होगा। ओके, अगला अंडर प्रिविलेज है ट्रांसजेंडर। आपको तो पता ही होगा कि सबसे बड़ी दुविधा इन्हें सोसाइटी में यह है कि इनकी कोई आइडेंटिटी ही नहीं है। सो इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ने लाया है ट्रांसजेंडर पर्सन्स बिल ऑफ 2019, जहाँ गवर्नमेंट ने उनकी एक प्रॉपर डेफिनेशन दी है और साथ ही उनकी आइडेंटिटी कार्ड की भी सुविधा की है, जहाँ वह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन लिख के खुद को ट्रांसजेंडर घोषित कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसके साथ हमने सारे अंडर प्रिविलेज के लिए क्या प्रोविजन निकाले वो समझ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।